हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यह पता होगा कि हमें गद्यांश कैसे सॉल्व करना है और पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को बताऊंगा। जो कि सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आज ही कर लो 20 नंबर पक्का। बस आज रात इन दोनों गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लो, आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, दोनों मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको गद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अगर इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि इस तरह लिखोगे गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह आपको संदर्भ लिखना है। उस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है, तभी आप 20 में से 20 नंबर ला पाएंगे। ठीक है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक गद्यांश को। ठीक है, गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे पद्यांश को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। टोटल आपका 20 नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने एक गद्यांश लिया है। ऐसे रहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये एक गद्यांश है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, पांचों का आंसर आप देंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए गद्यांश क्या है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में समझना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। ना जाने कितने धर्म, चारों विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो अभी हम इसको लिखेंगे संदर्भ के रूप में। ठीक है, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये आपके ऊपर 4 लाइन है, 1 2 3 4, जिसके नीचे अंडरलाइन है, रेखाएं हैं, इतने का आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। चौथा है, लेखक ने किसे बाद की बात कहा है। ठीक है, किसे बाद की बात बताया है, इसको भी मैं अभी बताऊंगा। पांचवा है, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो देखिए यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, पांचों क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए, जब आप गद्यांश को सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। यहां पर जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है, मुझे मानव जाति, ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट वर्ड है, बाद की बात है, ठीक है, इसको लिख देना है। किस प्रकार से, देखिए आपको यहां पर लिखना है, मुझे मानव जाति, मानव जाति। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देना है और लास्ट में लिख देना है, बाद की बात है। ठीक है, बाद की बात है। ठीक है, इससे होगा क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपने कौन सा सॉल्व किया है ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या होगा, आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक सुंदर सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और ब्लैक स्केच से ऐसे अंडरलाइन करेंगे। आपको ये ग्रीन येलो ये सब स्केच नहीं यूज करने हैं। ठीक है, तो संदर्भ में अब हम लोग लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखिए प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग,
के, देखिए गद्य भाग है ये, तो हम यहां पर लिखेंगे गद्य भाग। गद्य भाग में संकलित, ठीक है, गद्य भाग में संकलित तथा तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेखक का नाम, तो सुविख्यात निबंधकार, सुविख्यात निबंधकार। अब निबंधकार का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, याद रखिएगा, लेखक का नाम भी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी द्वारा लिखित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम, जो पाठ का नाम है वो है अशोक के फूल। तो ऐसे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे से अवतरित है। तो इस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों आ चुका है। तो अगर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे संदर्भ, तो आपका 2 नंबर यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इतने का आपको व्याख्या करना है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, ठीक है। इतना का आपको व्याख्या करना है। तो हम अपनी भाषा में यहां पर मैंने लिखा है, देखिए अब यहां पर मैंने क्यों लिख रखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको सेम नहीं लिखना है, थोड़ा सा चेंज भी आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, यानी कि जब आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए तो जो लेखक हैं उनका ऐसे लिख दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी भाषा में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मान लीजिए यही गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं आप सेम ऐसे ही लिखें, थोड़ा सा चेंज करके भी लिखेंगे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, लेकिन आपको सही से लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर की। तो यहां पर हमने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर यहां पर दे दिया, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसके लिए भी 2 नंबर हमारा क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो बताइए मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उसे निर्मम क्यों बताया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। देखिए यहां पर है, देखिए ये, ठीक है, जीवनी शक्ति निर्मम है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, तो वही हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन का आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर हम लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है, बताइए। तो हम लिखेंगे यहां पर मनुष्य की जीवन शक्ति, थोड़ा आप लोग साथ में लिख दीजिए, ठीक है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है, क्योंकि वह
सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, और जो हमारे कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति को के बिरथा मोहो, के बिरथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, ठीक है, रौंदती चली आ रही है, ठीक है, आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर है लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो मैंने आपको बताया था कि देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया गया है, ठीक है। देखिए मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, आपके इसमें आंसर है, देखिए देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, ठीक है। तो वही हम यहां पर लिखेंगे कि लेखक ने किसे बाद की बात बताया है, तो इसका भी आंसर लिखेंगे 4 नंबर डालकर, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे देश और जाति, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति, की विशुद्ध संस्कृति, ठीक है, संस्कृति को बाद की बात बताया है, ठीक है, को बाद की बात बताया है, ठीक है, बात बताया है, ठीक है। तो देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया गया, ठीक है। तो 2 नंबर हमारा यहां पर भी क्लियर हो गया है, चौथे क्वेश्चन पर भी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? बताइए ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? तो वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान समाज है हमारा, इसका रूप जो है ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। तो इसका हम 5 नंबर का भी आंसर यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर डालेंगे ऐसे 5, ठीक है। आपको कॉपी में लिखना होगा, आप कॉपी में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वर्तमान समाज का रूप, वर्तमान समाज का रूप, समाज का रूप ना जाने कितने, ना जाने कितने ग्रहण, कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, और त्याग का रूप है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर आपने गद्यांश में दिखाया नहीं इसका आंसर, तो देखिए गद्यांश में भी दिया गया है। देखिए हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5वें क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया यहां पर 2। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे, हमने 5 का आंसर दिया। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, 10 नंबर आपका पक्का। ऐसे अगर आप लोग लिख कर आएंगे 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता। बस आपकी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, काट पीट आपको ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और सही सही आंसर लिखना है, जितना सही आप लिख सकें। समझ में आया? तो ये तो था हमारा एक महत्वपूर्ण गद्यांश। अब हम पढ़ेंगे अपना महत्वपूर्ण पद्यांश। तो देखिए हमें एक महत्वपूर्ण पद्यांश अब हम देखेंगे, इसमें भी वही रहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। देखिए एक पद्यांश दिया गया है जो कि पवन दूतिका चैप्टर का है। अब इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें संदर्भ कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप पद्यांश को पढ़िए, उसका हिंदी अर्थ समझिए। देखिए सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधी से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। ठीक है, तो ये आपका एक पद्यांश है। चलिए सबसे पहले इसका हम हिंदी अर्थ समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी अर्थ सबसे पहले आपको समझना है। तो देखिए ये पवन दूतिका चैप्टर से है जिसमें राधा जी पवन से कुछ कहती हैं। देखिए
सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यहां पर राधा जी श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही है, उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं? सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यानी कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा राधा जी का कहना है कि राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, देखिए सूखी जाति मलिन लतिका यानी कि मुरझाई हुई लता दिखाई दे जो धरा में पड़ी हो, जो धरती पर कहीं पड़ी हो, तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम क्या करना, तुम उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें कोई मथुरा की धरती पर मथुरा में कोई सूखी हुई लता दिखाई देती है तो उसे कृष्ण जी के पैरों के पास लेकर जाकर गिरा देना, ठीक है। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, यानी कि इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूं। यानी कि उनका कहना है कि तुम किसी सूखी हुई डाली को, किसी सूखी हुई लता को उनके पैरों के पास लेकर जाकर गिरा देना, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि जो राधा जी हैं, जो मैं हूं, वो उसी मुरझाई हुई लता की तरह वो भी मुरझाई, सदा मुरझाई यानी कि सूखते जा रही है, ठीक है। तो यहां पर एक कहने का मतलब है। आगे देखिए, मेरा कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कि यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, यानी कि अगर कोई पत्ता वहां पर पड़ा हो जो कि पीला पड़ गया हो, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, यानी कि तो तुम क्या करना, तो तुम हमारे प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना, ठीक है। जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी आंखों के सामने उसे धीरे से रख देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, ताकि उन्हें पता चल सके और उन्हें बताना कि पति से बिछुड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूं। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई सूखी डाली दिखाई दे तो उसको श्याम के पैरों में गिरा देना, ताकि उन्हें लगे कि राधा जी भी उसी सूखी हुई डाली की तरह लगातार सूखती जा रही हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता पड़ा हो वहां पर तो उनके आंखों के सामने उसे ले जाना, ताकि उन्हें पता चल सके कि राधा जी भी उनसे बिछड़कर पीले पत्ते के समान लगातार पीली पड़ती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब यहां पर हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो वहां पर यहां पर भी हमें वही प्रोसेस करना है। देखिए, इसकी सूखी जाति लिख देना है, लास्ट में हमें हमारा लिख देना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे जब पद्यांश सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे पहले, लेकिन यहां पर लिख देंगे हम सूखी जाति, सूखी जाति, ठीक है। उसके बाद में हम डॉट डॉट करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करने के बाद हम लिखेंगे लास्ट में हमारा, ठीक है। लास्ट वर्ड आपका है हमारा, तो ऐसे लिख देंगे। अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वो है संदर्भ, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में हम लिखेंगे कवि का नाम और शीर्षक का नाम। तो संदर्भ हमने यहां पर हेडिंग डाला। अब चलिए हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, महाकवि, ठीक है। महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। जो कवि का नाम है वो ब्लैक पेन से आपको लिखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है, हरिऔध। तो ये है कवि, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो यहां पर हम यहां पर लिखेंगे प्रिय प्रवास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास, ठीक है। जो पवन दूतिका चैप्टर है वो इसी प्रिय प्रवास का एक छोटा सा शीर्षक है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग के, अब यहां पर हम पद्य भाग जो लिखेंगे वो ब्लैक से लिखेंगे, पद्य भाग, ठीक है, क्योंकि ये पद्यांश है तो ये पद्य भाग में है, तो हम लिखेंगे पद्य भाग
में संकलित। अब हम लिखेंगे शीर्षक का नाम, जो हमारे पाठ का नाम है उसको लिखेंगे। यहां पर पाठ का नाम है पवन दूतिका, तो यहां पर लिखेंगे पवन दूतिका। ठीक है, लिखा। अब पवन दूतिका लिखा। शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, अवतरित, यहां पर लिखेंगे अवतरित है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, तो इसमें हमने कवि का नाम और शीर्षक का नाम दोनों लिखा। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया था उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो 2 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर, कोई काट ही नहीं सकता। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें जो 2 लाइन है नीचे का, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ठीक है, तो इसका अर्थ मैंने लिखा, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, यहां राधा अपनी दूतिका पवन से यह कहती हैं कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता मिल जाए तो वह उसे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष धीरे से रख दे और उन्हें यह बता दें कि मैं अर्थात राधा भी इसी प्रकार उन्हें भेजे गए पीले पत्ते के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही है। यानी कि यहां पर कहना है राधा जी का पवन से कि अगर तुम्हें कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता दिखाई दे तो उसे श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लेकर जाना और उन्हें बता देना कि राधा जी भी इसी प्रकार पीले पड़े हुए पत्ते के समान वो भी निरंतर पीली पड़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या का, तो 2 नंबर क्लियर। ठीक है, तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। मैंने अभी हिंदी अर्थ बताया था, तो बताइए क्या कहती हैं वो जो लता थी, सूखी लता। तो देखिए, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। ठीक है, यही कहती हैं वो राधा जी, ताकि उन्हें भी लगे कि जो राधा जी हैं वो उनके विरह में लगातार इसी सूखी लता के समान वो भी सूखती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अगर आप सेम इसी तरह लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तो 2 नंबर क्लियर। चौथा है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। देखिए, ऊपर ये था कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं, तो वो कहती हैं कि कृष्ण जी के पैरों पे ले जाकर गिरा देना। लेकिन सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, इसका आंसर आपको बताना है अलग से। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, तो चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही इसी सूखी लता के समान कमजोर होती और मलिन होती जा रही हूं। यानी कि सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार ये सूखी लता सूख चुकी है उसी प्रकार ही राधा जी भी लगातार सूखती जा रही है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही इस सूखी लता के समान कमजोर होती जा रही हूं और मलिन होती जा रही हूं। ठीक है, तो यही वो संदेश देना चाहती हैं। तो यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। चौथे क्वेश्चन का भी हमने आंसर लिख दिया। पांचवा है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। यानी कि जो पीला पत्ता था उसको श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है, यानी कि वो पीले पत्ते को श्री कृष्ण जी के सामने क्यों भेजना चाहते हैं। तो देखिए, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो जाए कि इस पीले पड़े पत्ते के समान राधा का शरीर भी उनके वियोग में पीला पड़ता जा रहा है। यानी कि उनके बिछुड़न में राधा जी का शरीर भी पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का भी हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का हमने सही आंसर दिया। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, टोटल आपका 10 नंबर यहाँ पर भी क्लियर। तो अगर आप इस तरह से बोर्ड परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करेंगे आपका 20 नंबर कहीं नहीं कटेगा। बस आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है रेखांकित अंश की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।